नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सफलता और असफलता की कहानी के दो सबसे शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखे किरदारों की पड़ताल करने जा रहे हैं। भाग्य और जोखिम। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी एक विचार पर आधारित है कि कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत और अक्ल का नतीजा मान लेते हैं। लेकिन आज हम बिल गेट्स जैसे दिग्गजों की कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिशों के अलावा और कौन सी ताकतें हैं जो नतीजों को तय करती हैं। चलिए फिर इस दिलचस्प गुप्ती को सुलझाते हैं। तो शुरुआत बिल गेट्स से करते हैं, जिन्हें हम सब एक टेक जीनियस के तौर पर जानते हैं। जी। लेकिन उनकी कहानी में किस्मत का एक ऐसा पहलू है जो सचमुच हैरान कर देता है। बात 1968 की है। गेट्स सियाटल के एक प्राइवेट स्कूल लेक साइड में पढ़ते थे। और उस वक्त ये दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक था जहां एक कंप्यूटर था। एक हाई स्कूल में? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात थी। उस दौर में तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी कंप्यूटर तक पहुंच नहीं थी। तो ये हुआ कैसे? ये संभव हुआ स्कूल के एक टीचर बिल डगल की दूरदर्शिता की वजह से। उन्हें लगता था कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे खरीदा कैसे गया। हाँ, ये कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। स्कूल की मदर्स क्लब ने अपनी सालाना रद्दी की बिक्री से मिले करीब $3000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर किराए पर लिया था। जरा सोचिए, 1968 में, जब दुनिया के टॉप ग्रेजुएट स्कूलों में भी ये तकनीक नहीं थी, तब बिल गेट्स 8वीं कक्षा में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो मतलब लॉटरी लगने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कंप्यूटर तक पहुंच नहीं थी, ये एक ऐसा अप्रत्याशित मौका था जिसने गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन को अपने समय से मीलों आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने उस पर हजारों घंटे बिताए होंगे। हजारों घंटे। गेट्स ने खुद ये बात मानी है कि अगर लेक साइड न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। वो उनकी सफलता की नींव थी जो पूरी तरह से भाग्य पर टिकी थी। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। गेट्स इस सफर में अकेले नहीं थे। अच्छा। उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था, केंट इवांस। गेट्स के शब्दों में केंट उनकी क्लास का सबसे होशियार छात्र था। गेट्स से भी ज्यादा? गेट्स ऐसा ही मानते थे। दोनों कंप्यूटर के दीवाने थे, घंटों साथ में कोड करते थे और भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे। बातें करते थे, क्या हम सीईओ बनेंगे, क्या हम जनरल बनेंगे। वाह। गेट्स को आज भी केंट का फोन नंबर याद है। वो इतने करीबी दोस्त थे। केंट भी बिल की तरह ही महत्वाकांक्षी और बिजनेस की समझ रखने वाला था। वो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हो सकता था। लेकिन यहीं पर भाग्य का दूसरा पहलू यानी जोखिम सामने आता है। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से ठीक पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। ओह, ये तो अविश्वसनीय है। एक दोस्त को 10 लाख में एक मौका मिलता है और दूसरे को 10 लाख में एक जोखिम का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण से लगभग 3 दर्जन मौतें होती हैं। एक हाई स्कूल के छात्र के लिए इस तरह मारे जाने की संभावना भी उतनी ही दुर्लभ थी जितनी दुर्लभ उस दौर में एक हाई स्कूल में कंप्यूटर का होना था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक ही ताकत, एक ही पैमाना, बस दिशाएं अलग अलग। बिल गेट्स को मिला चरम सौभाग्य और केंट इवांस को मिला चरम दुर्भाग्य। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम किसी की सफलता या असफलता को देखते हैं तो हम अक्सर उस अदृश्य शक्ति को भूल जाते हैं जिसे हम माप नहीं सकते। जी। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हम हमेशा बिल गेट्स को उनकी मेहनत का पोस्टर बॉय मानते हैं, लेकिन यहाँ तो किस्मत का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। तो फिर हम आमतौर पर सफलता और असफलता को आंकते कैसे हैं? हम क्यों हमेशा सफलता का सारा श्रेय कड़ी मेहनत को और असफलता का ठीकरा बुरे फैसलों पर फोड़ देते हैं? हाँ, क्यों? इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। दूसरों की सफलता को भाग्य का नतीजा बताना कहीं ना कहीं ईर्ष्या जैसा लगता है। सही बात है। और अपनी ही सफलता को भाग्य मानना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है। ये सोचना कि मैं बस भाग्यशाली था, हमारी मेहनत और काबिलियत के एहसास को कम कर देता है। हम सब अपनी कहानी के हीरो बनना चाहते हैं। कोई ये नहीं मानना चाहेगा कि उनकी सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं था और वो बस सही समय पर सही जगह पर थे। बिल्कुल। इसी वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से जब पूछा गया कि वो निवेश के बारे में ऐसी कौन सी एक चीज जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते, हाँ, तो उनका जवाब था सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका, क्योंकि इसे मापना असंभव है और हम जिन चीजों को माप नहीं सकते उन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है ना?
अगर हम हर असफलता को बदकिस्मती मानकर खारिज कर दें तो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे कैसे? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम दूसरों को और खुद को अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। कैसे? जब कोई और असफल होता है तो हमारा पहला विचार होता है इन्होंने जरूर कोई गलत फैसला लिया होगा। हम उनकी कहानी में एक वजह ढूंढते हैं। लेकिन जब हम खुद असफल होते हैं तो हम कहते हैं मेरा फैसला तो सही था, बस जोखिम मेरे खिलाफ चला गया। मतलब हम दूसरों के लिए जज हैं और अपने लिए वकील? बिल्कुल। आप फोर्ब्स पत्रिका का कवर देखिए, वहां उन निवेशकों की कहानियां नहीं छपती जिन्होंने बहुत समझदारी भरे फैसले लिए लेकिन एक अप्रत्याशित बाजार दुर्घटना की वजह से असफल हो गए। नहीं, वो तो विजेताओं की कहानियां छापते हैं। हाँ, पत्रिका उन लोगों का जश्न मनाती है जो शायद लापरवाह थे, जिन्होंने बड़े जोखिम लिए लेकिन भाग्यशाली निकले। हम कहानियों को आसान बनाना पसंद करते हैं। और उन्होंने सही फैसला लिया और सफल हुए, एक बहुत आसान और आकर्षक कहानी है। जी। इसी वजह से कई बार सफल लोगों की कहानियों में साहसी और लापरवाह के बीच की वो महीन रेखा को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का उदाहरण ही ले लीजिए, जिन्होंने अपना विशाल रेल साम्राज्य बनाने के लिए कई कानूनों को तोड़ा। अच्छा। उनकी एक मशहूर कहानी है जब उनके एक सलाहकार ने उन्हें चेताया कि उनका हर सौदा अवैध था, तो वैंडरबिल्ट ने जवाब दिया, भगवान के लिए जॉन, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि न्यूयॉर्क राज्य के कानूनों के अनुसार एक रेल मार्ग चलाया जा सकता है? हम आज उन्हें एक दूरदर्शी कहते हैं जिसने नियमों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। पर ये तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो सफल हुए, है ना? अगर वो पकड़े जाते और जेल चले जाते तो इतिहास उन्हें अपराधी कहता। यही तो मुख्य सवाल है। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक जज ने उनकी कंपनी को एक आम चोर से बेहतर नहीं कहा था, लेकिन इतिहासकार अक्सर उनके कानून तोड़ने को उनकी व्यावसायिक चतुराई का हिस्सा बताते हैं। तो साहसी और लापरवाह के बीच की रेखा बहुत पतली है। और ये शायद सिर्फ नतीजों से तय होती है। नतीजा अच्छा तो आप साहसी, नतीजा बुरा तो आप लापरवाह। और भी बहुत से उदाहरण हैं। स्रोत में बेंजामिन ग्राहम का जिक्र है, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। उनकी ज्यादातर हौलत GAICO में लगाए गए एक ही दाव से आई थी। हाँ, और ये एक ऐसा दाव था जो उनके अपने बनाए विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के सभी नियमों को तोड़ता था। उन्होंने अपने नियम तोड़े और वो इस बात को जानते थे। उन्होंने खुद बाद में सवाल उठाया था, ये एक भाग्यशाली दाव था या एक बेहद समझदारी भरा फैसला? क्या हम इनमें फर्क बता सकते हैं? ये तो बड़ा दिलचस्प है। और यह एक और बात है, ग्राहम ये बड़ा दाव इसलिए ले पाए क्योंकि उनके बाकी निवेश सुरक्षित थे, जिसने उन्हें खेल में बनाए रखा। शायद असली हुनर बड़ा दाव जीतना नहीं, बल्कि तब तक खेल में टिके रहना है जब तक आपको बड़ा दाव लगाने का मौका न मिल जाए। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और मार्क ज़करबर्ग और याहू की कहानी भी तो यही दिखाती है ना? कैसे? ज़करबर्ग को याहू की $1 बिलियन की पेशकश ठुकराने के लिए जीनियस कहा जाता है, लेकिन याहू को माइक्रोसॉफ्ट की भारी भरकम पेशकश ठुकराने के लिए मूर्ख। अच्छा, हाँ। एक ही फैसला, एक के लिए जीनियस और दूसरे के लिए मूर्खतापूर्ण, सिर्फ इसलिए कि नतीजे अलग थे। ये तो वाकई दिखाता है कि हम नतीजों के गुलाम हैं। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम भाग्य और जोखिम के इस अदृश्य खेल को नहीं समझेंगे तो हम सफलता और असफलता दोनों से ही गलत सबक सीखेंगे। हम भाग्यशाली लोगों को जीनियस मानकर उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे और बदकिस्मत लोगों को बेवकूफ मानकर उनके अच्छे फैसलों को भी नजरअंदाज कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर हम दूसरों की सफलता की नकल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सीखने का सही तरीका क्या है? इसका जवाब है कि हमें विशिष्ट व्यक्तियों और उनकी नाटकीय कहानियों पर कम और व्यापक पैटर्न पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब किसी एक हीरो की कहानी के पीछे भागने के बजाय हमें उन सिद्धांतों को ढूंढना चाहिए जो ज्यादातर सफल लोगों में आम होते हैं। एकदम सही। किसी एक अरबपति जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफे की नकल करना मुश्किल है। आप उनकी मेहनत की नकल कर सकते हैं, पर उनके भाग्य की नहीं। लेकिन एक व्यापक पैटर्न, जैसे कि जिन लोगों का अपने समय पर ज्यादा नियंत्रण होता है वे ज्यादा खुश रहते हैं, ये एक उपयोगी सबक है। इसे कोई भी अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर सकता है। ये किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी से ज्यादा भरोसेमंद सलाह है। जी, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करने से ज्यादा प्रासंगिक सबक उन हजारों लोगों के औसत अनुभव से मिल सकते हैं। और शायद दूसरा सबक इस बात से जुड़ा है कि हम किसे सम्मान की नजर से देखते हैं और किसे कम आंकते हैं।
स्रोत में एक लेखक का अपने बेटे को लिखा एक पत्र है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, वो लिखते हैं, ये महसूस करो कि सारी सफलता कड़ी मेहनत के कारण नहीं होती और सारी गरीबी आलस्य के कारण नहीं होती। और ये बहुत गहरी बात है। ये खुद को और दूसरों को आंकते समय थोड़ी विनम्रता और समझदारी दिखाने की सलाह है। जब आप सफल हों तो याद रखें कि इसमें भाग्य का भी हाथ था। यह आपको घमंडी होने से बचाएगा। और जब आप असफल हों तो याद रखें कि हो सकता है आपके फैसले सही थे, लेकिन आप बस जोखिम की क्रूर सच्चाई का सामना कर रहे थे। ये आपको हिम्मत हारने से बचाएगा। इसका मतलब है कि हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ नतीजों पर। एक अच्छा फैसला बुरे नतीजे दे सकता है और एक बुरा फैसला अच्छे। बिल्कुल, सफलता आपको अजेय महसूस करा सकती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि शायद ये भाग्य का एक दौर था जो हमेशा नहीं रहेगा। और असफलता आपको महसूस करा सकती है कि आपके सारे फैसले भयानक थे, जबकि हो सकता है कि आपने सब कुछ सही किया हो, बस पासा आपके खिलाफ पड़ गया। जैसा कि बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये चतुर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे हार नहीं सकते। लेकिन आज की हमारी बातचीत से ये भी साफ है कि असफलता भी एक उतनी ही घटिया शिक्षक हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अच्छे फैसले भी बुरे थे। असफलता हमें अपने उन फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर सकती है जो प्रक्रिया के हिसाब से पूरी तरह सही थे। तो अंत में शायद सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। सफलता और असफलता के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल रहता है। सही बात है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि भाग्य और जोखिम हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो क्या हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के तरीके को बदलना चाहिए? मतलब शायद सफलता का असली रहस्य सिर्फ बड़े दांव जीतना नहीं है। शायद असली रहस्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक हार, कोई भी एक जोखिम हमें खेल से पूरी तरह बाहर न कर दे, ताकि हम तब तक खेलते रह सकें जब तक कि किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे दे।